बच्चों, तो हम लोग आज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का 4th लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये लेक्चर स्पेशली मैंने जेईई मेन वालों के लिए ध्यान रखकर रिकॉर्ड किया। इसमें हम लोग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। बिल्कुल बेसिक से हम डिफिनेशन इसका देख लेते हैं। ये हमारा होता है इट इज वेट ऑफ एलिमेंट that reacts with देखो क्या है 1 ग्राम हाइड्रोजन। 1 ग्राम हाइड्रोजन, ये किसी भी एलिमेंट का वो वेट होता है जो कितने ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करे। 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन, या क्या हो यार 35.5 ग्राम क्या हो इसमें क्लोरीन हो है नहीं। यही किसी भी एलिमेंट का वो वेट जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से 8 ग्राम ऑक्सीजन से या 35.5 ग्राम क्लोरीन से क्या करे रिएक्शन करे, उसी को हम क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। किसी भी एलिमेंट का वो वेट, समझ गए कि नहीं समझ? ठीक है, ये होता है। अच्छा, इसमें हम लोग को थोड़ा सा और ध्यान देना है। हम लोग को एक और पढ़ना लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। लॉ केमिकल इक्विवेलेंस। अब जैसा आपको मोल में पढ़ चुका है कि एक मोल से भी रिएक्शन कर सकता है, 2 मोल से भी रिएक्शन कर सकता है। जैसे हाँ देखिए H2 + Cl2 = 2HCl बन रहा है। तो यहाँ आपने बता चुका हूँ ऑलरेडी स्टोइकियोमेट्री में 1 मोल H2 कितने मोल Cl2 से रिएक्शन कर रहा है, 1 मोल से, है ना। अब यहाँ देखो यार N2 + 3H2 बराबर अगर मैंने 2NH3 लिख दिया बच्चा। अब यहाँ 1 मोल कितने मोल से रिएक्शन कर रहा है, 3 मोल से। करना नहीं कर रहा है, बस ऐसे 1 मोल हाइड्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन करके 2 मोल अमोनिया बना रहा है। तो मोल का कुछ फिक्स नहीं है, कितना मोल कितने मोल से रिएक्शन करेगा। 1 मोल 1 से भी कर सकता है, 2 से भी कर सकता है, हाफ से भी कर सकता है। बट ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से करता है कि किसी का इक्वल अमाउंट ऑफ इक्विवेलेंट क्या करता है, रिएक्ट करता है। और इक्विवेलेंट के बारे में मैं ऑलरेडी नॉर्मलिटी में थोड़ा बहुत बताया, ठीक है। ये हमारा लॉ ये कहता है कि ऑलवेज इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कर दो और इक्वल इक्विवेलेंट वेट of a species reacts and same equivalent of product form, same equivalent of product form। तो अच्छे से देख लेते। ऑलवेज इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ स्पीशीज रिएक्ट, मतलब मोल में तो बराबर नहीं रिएक्ट करेगा, लेकिन इसमें गारंटी है कि 1 से रिएक्शन करेगा, 2 से रिएक्शन करेगा, 3 से रिएक्शन करेगा, ये गारंटी है। अच्छा, आज सेम इक्विवेलेंट और जितना रिएक्शन रिएक्टेंट का होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। मान लो 3 रिएक्टेंट रिएक्शन किया तो प्रोडक्ट भी 3 बनेगा, ठीक है। 4 इक्विवेलेंट रिएक्शन किया तो प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, 4 बनेगा, ठीक है। इसी को लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस बोलते हैं। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस का क्या मतलब है, ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट का क्या मतलब है, ठीक है बच्चा। तो मैं इसको हटा दे रहा हूं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं इसमें। हमेशा ध्यान रखना है इक्वल का रिएक्शन होगा। क्या ध्यान रखना है, इक्वल का रिएक्शन होगा, ठीक है बच्चे। तो चलिए अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, मैं लिख रहा हूँ, हाँ क्वेश्चन में लिख रहा हूँ पर देखिए इफ इक्विवेलेंट वेट, शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूँ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एक्स इज ई and equivalent weight of X is and it form compound
H2ON और इस तरह का कंपाउंड बना H2ON। फाइंड एटॉमिक वेट ऑफ X। फाइंड एटॉमिक वेट ऑफ X। देखो मैं क्वेश्चन क्या था, इफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ X इज E and it form compound H2ON, find atomic weight of X। ऐसे छोटे मोटे सवाल एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप करिए, एक लाइन का सवाल है ये। अब मैं कर चुका हूं कि इक्विवेलेंट वेट, यहीं से मैं बता रहा हूं, इक्विवेलेंट वेट किसी भी एलिमेंट का वो वेट होता है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है ना। कितने ग्राम ऑक्सीजन से करें? 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करें, ठीक है। तो चलो हम यहां सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं। अब X का इक्विवेलेंट वेट कितना है? E। इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज दैट E ग्राम ऑफ X reacts with 8 ग्राम ऑक्सीजन। जो E ग्राम ऑफ X है, कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा? 8 ग्राम से। ये मतलब है, ये मतलब ही हुआ। इसका मतलब हुआ इक्विवेलेंट वेट। अगर इक्विवेलेंट वेट हम E दिए, जिसका मतलब ही हुआ इक्विवेलेंट वो वेट होता है जो कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करे? 8 ग्राम से। इसका डिफिनेशन से आया हुआ, ठीक है। तो मुझे बताओ 1 ग्राम ऑक्सीजन से कितना रिएक्ट करेगा? अगर हम 1 ग्राम ऑक्सीजन लें और इसको इधर से निकालने आता है, क्या हो जाएगा बताओ? E/8 होगा, नहीं होगा? बोलो बच्चा। 8 ग्राम E ग्राम से 8 ग्राम E ग्राम के 1 ग्राम से कितना होगा? इतना होगा। अब मुझे बताओ यहाँ कितना ग्राम ऑक्सीजन है इस कंपाउंड में? कितना ग्राम ऑक्सीजन है? जरा देखो तो ON मतलब कितना ग्राम हो गया? 16 ग्राम। 16 N ग्राम ऑक्सीजन हुआ कि नहीं हुआ बताओ? एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। यहाँ ऑक्सीजन है कितना? 16 N है ना। तो इसमें 16 N ऑक्सीजन जो है कितने से रिएक्शन कर रहा है? 2 X से रिएक्शन कर रहा है। और 8 ग्राम कितने से? E ग्राम से। कहां से आए? इक्विवेलेंट से। 1 ग्राम कितने से? E/8 से। तो जो था ये 16 N, भाई 16 N तो ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन 16 N साफ दिख रहा है सबको। एक का 16 होता है ऑक्सीजन। तो 16 N ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम से रिएक्शन करेगा बताइए? E/8 इंटू 16। बताइए, किसी बच्चे को डाउट है? देख लीजिएगा अच्छे से आप। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। तो ये आपको कर लिया, ठीक है। तो ये जो हमने निकाला है ये चीज है ना। अब मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को अभी वैलिड वेट को मिटा दे रहा हूं कि आप समझते हैं कैसे हो रहा है ना। ये जो है वो क्या निकला है, जरा मुझे बताइए। तो व्हाट इज दिस? ये जो हमने निकाला है इसको मैं सोल्व करके लिख दे रहा हूं। E इंटू कटा हुआ है 2N। E इंटू 2N क्या है? वेट ऑफ 2X। वेट ऑफ 2X मत बोलना, 2X यही ना है। देखो इस कंपाउंड में X का कितना वेट है? 2X। कितने ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा? 16 N से। भाई कंपाउंड का ही मतलब ना है। X2 अगर ON हम लिखे हैं, X2ON लिखे हैं, तो यहां तुम कहोगे 2X रिएक्ट विद 16 N ऑक्सीजन। ये जिसका मतलब होता है सीधे सीधे बोलो, ठीक है। तो यहां मैं कहता हूं E इंटू है, X नहीं, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये मैं हटाई तो आपको कंफ्यूजन होगा। मैं सीधे सीधे E2N कर देता हूं। E2N है ना, E2N वेट बराबर वेट ऑफ 2X। तो X का वेट कितना आ जाएगा जरा मुझे बता देगा। दिस इंप्लाइज दैट एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट ऑफ X कितना आ जाएगा? E2N वटेवर 2, क्योंकि 2 है, तो 2X एक वेट का X का वेट कितना आ जाएगा बराबर E इंटू। समझ गए? नहीं समझ गए? सारे बच्चे कैसे करना है? तो एकदम आसान सवाल है, फटाक से आप लोग करेंगे तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एटॉमिक वेट कितना आ जाएगा? E इंटू N आ जाएगा। समझ गए होंगे सारे बच्चे। इस तरह के छोटे मोटे सवाल हमारे आते रहते हैं। एक और मैं आपको करा दे रहा हूँ, ठीक है। एक और मैं करा दे रहा हूं तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। एक और मैं करा देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं इसमें। एक और मैं करा देता हूं। चलिए एक क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चन है 10 ग्राम ऑफ एलिमेंट
element, 10 gram of element react with hydrogen to form 44 gram hydride. 10 gram of element react with hydrogen to form 44 gram of hydride. 44 gram का hydride बना रहा है ना, 44 ग्राम हाइड्राइड बना रहा है, ठीक है। वाटिज में आप लोगों को क्या देना है, ठीक है। वाटिज इक्विवेलेंट weight of element and atomic weight। आपको ये सब बताना कि एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, और साथ में आपको बताना है कि एलिमेंट का एटॉमिक वेट क्या होगा, और हाइड्राइड का फार्मूला जो मैं दे रहा हूं, फार्मूला ऑफ हाइड्राइड में दे रहा हूं, कुछ इस तरह का दे रहा हूं। XH4 में दे रहा हूं, फार्मूला में क्या दे रहा हूं, XH4, ये फार्मूला है हम लोग का हाइड्राइड, ठीक है बच्चा। दिस इज फार्मूला ऑफ हाइड्राइड ठीक है, इस तरह का है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। अब कह रहा है 10 ग्राम ऑफ एलिमेंट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म 44 ग्राम ऑफ 10 ग्राम ऑफ एलिमेंट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म 44 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो 10 ग्राम में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, समझना 10 ग्राम में इसको 40 ग्राम पड़ जाता है। 40 ग्राम ऑफ एलिमेंट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म 44 ग्राम ऑफ हाइड्राइड, इसको पढ़ देता हूं, ठीक है। व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट एंड एटॉमिक वेट। तो पहला पार्ट एकदम डायरेक्ट है, 40 ग्राम एलिमेंट पढ़ रहा हूं। अब देखिए कोई एलिमेंट X है और वो बना क्या है, XH4 बना रहा है, रिएक्शन के बाद क्या बना रहा है, XH4 बना रहा है, ये हमारा मेटल हाइड्राइड। और X हमने कितना ग्राम लिया है, 40 ग्राम, और ये रिएक्शन कर रहा है किससे, हाइड्रोजन से। और जो हमारा हाइड्राइड बन रहा है वो कितना ग्राम बन रहा है, 44 ग्राम, है ना क्वेश्चन है। X हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, जोड़ रहा है किससे, हाइड्रोजन से, और 44 ग्राम क्या बन रहा है, मेटल हाइड्राइड बन रहा है, या जो भी एलिमेंट का हाइड्राइड बन रहा है। अब देखो तुम लोग पढ़े हुए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, प्रोडक्ट 44 ग्राम, ये वाला 40 ग्राम, तो हाइड्रोजन पक्का कितना ग्राम होगा जनाब बताइए, 4 ग्राम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो आप पढ़ ही चुके हैं। 44 ग्राम प्रोडक्ट है तो रिएक्टेंट भी क्या होगा, 44 ग्राम होगा। ये 44 थे, ये 44, दिस इज 44, दिस इज आल्सो 44, एंड दिस इज 44, दिस इज 40, दिस मस्ट बी 4, ठीक है। तो 4 ग्राम कितने ग्राम से रिएक्शन किया, 40 ग्राम से। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितना रिएक्शन होगा इसका, 10 ग्राम, ठीक है। अब देखो यही 10 ग्राम क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। अब तुम कहोगे वो कैसे, तो मैंने भी डिफिनेशन में बताया था कि किसी भी एलिमेंट का वो वेट जो कितने ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करे, 1 ग्राम हाइड्रोजन से जितना रिएक्शन करेगा वही क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। तो 4 ग्राम से 40 ग्राम, 1 ग्राम से 10 ग्राम, समझ गए कि नहीं समझ गए सारे बच्चे। इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, है ना। तो मैं मिटा दे रहा हूं इस चीज को, इक्विवेलेंट वेट सारे बच्चे समझ गए, है ना। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा बताइए, 10 ग्राम। पहला पार्ट तो अब एटॉमिक वेट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं। देखो जो X प्लस XH4 है ना, XH4 कितना ग्राम है, 44 ग्राम है, 44 ग्राम है क्या नहीं। और उसमें X का एटॉमिक वेट तुम X ही मान लो, और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 4 बराबर 44 होगा कि नहीं होगा बताओ। भाई मोलर मास सही होता है, इसका प्लस इसका, X में इसका एटॉमिक वेट मान, मैं क्या मान रहा हूँ, एटॉमिक वेट मैंने X ही मान लिया, ठीक है, बराबर 44। तो X निकाल लगा था डायरेक्टली, X कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा,
x बराबर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। एक्चुअली फार्मूला मैंने इस तरह से दिया था इसलिए आ गया है ना। अगर मान लीजिए यही तो फार्मूला में कुछ इस तरह से दे देता लेटर सब कुछ, इक्विवेलेंट वेट तो चेंज ही नहीं होगा, इक्विवेलेंट वेट हर वाला ही रहेगा, 10 ग्राम ही रहेगा, है ना, वो तो यहीं से आ रहा है सीधे सीधे। बट अगर मान लीजिए इसका फार्मूला कुछ इस तरह से मान लो दे देते हैं, x3 x4 दे देते हैं, मान लो लेटर सब कुछ चेंज करके, तब भी इक्विवेलेंट वेट चेंज होता है क्या? नहीं, इक्विवेलेंट वेट में कोई चेंज नहीं होता, वो बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन एटॉमिक वेट चेंज हो जाता है। अब यहाँ का इक्वेशन तुम बनाते 3x + 4 बराबर ये, और x बराबर क्या था 40/3 आ जाता है। समझ रहे हो? ये कब होता है? जब हम क्या लेते हैं x को 3x लेते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ कुछ भी चेंज करोगे तो ध्यान देना सिर्फ कौन चेंज होगा, एटॉमिक वेट चेंज होगा, इक्विवेलेंट वेट हमेशा क्या रहेगा 40 ही रहेगा, ठीक है ना। तो समझ गए हो कैसे कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक है, ये डिफिनेशन है। अब आगे हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स, ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया है। अब आगे हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं बेसिकली रेडॉक्स टाइट्रेशन या रेडॉक्स इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट इन रेडॉक्स। मैं लिख ही देता हूं रेडॉक्स टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो देखो जनरली जो हम इक्विवेलेंट का यूज करते हैं वो हम यही यूज करते हैं। हमें पता करना होता है कि कितना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितने रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन किया है, या कई बार हम एसिड बेस का भी रिएक्शन कराने करते हैं, एसिड में टाइट्रेशन भी कराते हैं, उसको भी मैं बाद में कराऊंगा, लेकिन पहले मैं रेडॉक्स करा देता हूँ क्योंकि इससे ज्यादा सवाल इसी से आता है। तो रेडॉक्स टाइट्रेशन में सबसे पहले मैं यहाँ देख लेते हैं कि हमारे इक्विवेलेंट वेट होता है, पहले इक्विवेलेंट वेट देखते हैं फिर आगे चलेंगे। तो जो हम लोग यहाँ इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट वो आपका होता है मोलर मास, और बटे में हमारा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन लॉस्ट, गेन लॉस्ट और है ये गेन और गेन और लॉस्ट, नंबर एटॉमिक मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट पर मोलिक्यूल, पर मोलिक्यूल। तो देखो रेडॉक्स टाइट्रेशन है, रेडॉक्स रिएक्शन आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो उसको रिडक्शन बोलते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट जो हम अगर किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में किसी भी स्पीशीज का निकालते हैं तो होता है मोलर मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन की बात करोगे समझ रहे हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस की बात करोगे तो रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। बट अभी हम लोग को सीधे समझना है कि इस हिसाब से हम लोग करते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है इक्विवेलेंट, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, ठीक है। जो मोलर मास में बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो देखो आगे मैं बता दे रहा हूँ, जब भी तुम रेडॉक्स टाइट्रेशन कराओ तो तुम्हारे पास एक क्या होगा रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट। एक होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है जरा मुझे बताइए, इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ये गेन करता है, और ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, यही होता है, समझ रहा है। तो यहां जो हमारा इक्विवेलेंट वेट होगा किसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिखा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो जाएगा मोलर मास बटे इलेक्ट्रॉन गेन और मोलिक्यूल, मोलिक्यूल। उसी तरह मैं रिड्यूसिंग एजेंट का नहीं लिख रहा हूं, रिड्यूसिंग एजेंट का क्या हो जाएगा मोलर मास इलेक्ट्रॉन लॉस पर मोलिक्यूल, यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस है, इलेक्ट्रॉन गेन है, क्या होगा इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे तब। अब बात यह है कि हम लोगों को पता कैसे चलेगा कितने का लॉस हो रहा है कितने का गेन हो रहा है, ठीक है। तो रिएक्शन दिया रहेगा वहां से पता चल जाएगा। तो एक बार क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ, आप फट से बता दीजिएगा, है ना। तो क्वेश्चन में करा दे रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा ना। क्वेश्चन देखिए मैं क्या करा रहा हूँ, क्वेश्चन हम लोग का है
फाइंड इक्विवेलेंट वेट, find equivalent weight of reactants. आपको इक्विवेलेंट वेट बताना है रिएक्टेंट, और मैं कुछ रिएक्शन दे रहा हूं ताकि आपको इक्विवेलेंट वेट निकालने में आसानी हो जाए। जैसे देखिए मैं ये रिएक्शन दिया HNO3 प्लस CuNO3 का ट्वाइस और प्लस N, ये मैं रिएक्शन कर रहा हूं पहला, ये पहला क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन और आपको मैं दे रहा हूं, मैं 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं ताकि आपको समझने में क्या हो जाए, थोड़ी सी आसानी हो जाए। H2S प्लस मैंने लिया Cl2, अब मैं बना रहा हूं HCl4 प्लस SO3। कुछ इस तरह से मैं रिएक्शन को करा रहा हूं, ठीक है, इस तरह से मैं रिएक्शन को करा रहा हूं। SO2 बना हूं, कुछ भी बना सकते हो, तो जो दिया है एग्जाम उस हिसाब से बनाए, ठीक है। चलो अब आपको रिएक्टेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इसका और इन सबका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, ठीक है। तो चलो हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेगा, +5 आएगा, यहां निकाल लिया +2 आएगा, तो यहां से यहां क्या हो रहा है मुझे बता दो, 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है नहीं हो रहा। देखो 5 से अगर आप +2 में चले गए, यानी 3 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट निकालें, इनका HNO3 का निकालें, इक्विवेलेंट वेट अगर हम निकालें किसका, HNO3 का, तो हो जाएगा मोलर मास बटे 3, और किसका मोलर मास लोगों में पूरा लिख देता हूं, मोलर मास HNO3 का दे देना और बटे क्या कर देना, 3, ठीक है। समझ गया कि नहीं समझ गया, उससे कॉपर का देख लो यार, 0 है और यहाँ पे क्या है +2 यार, तो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, लॉस। अगर कोई 0 से +2 में जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ इक्विवेलेंट वेट निकालें, किसका इक्विवेलेंट वेट, अगर हम Cu का निकालें, किसका निकालें, Cu, ये हमारा क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ Cu बटे 2। तो जितने का लॉस और गेन हो रहा है उतने साथ पढ़ लीजिए, फटाफट आपका सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वेरी आसान, काम कुछ करना नहीं, इलेक्ट्रॉन लॉस इलेक्ट्रॉन गेन देख लीजिए पूरा फटाफट, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो देखिए H2S सल्फर का क्या है, -2, यहां सल्फर का क्या है, +4, कितने का लॉस हुआ है, 6 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, लॉस हुआ है, -2 से +4 में जा रहा है तो लॉस हुआ है। तो हम अगर निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट H2S का, तो मोलर मास ऑफ H2S और बटे में 6 हो गया। अब Cl2 का देखो यार, 0 से कहां जा रहा है, +7, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस, देखो यही गलती होगा तुम लोगों से, और कहीं गलती नहीं होगा। अब तुम झटके में कर दोगे कि 7 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, 0 से +7 तो 7 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, लेकिन नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस है, 14 इलेक्ट्रॉन का क्या है, लॉस है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा दोनों का मैंने ऑक्सीडेशन करा दिया है, ठीक है। चलिए दोनों का मैंने ऑक्सीडेशन करा दिया, अब इसमें कुछ और लिख देता हूँ, KMnO4 लिख देता हूँ, नहीं तो क्वेश्चन टेक्निकली गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा, टेक्निकली गलत हो जाएगा दोनों का, और मैंने इधर MnO को कर देता हूँ, MnO कर देता हूँ, चलो अब सही हो गया क्वेश्चन। तो कभी ये गड़बड़ नहीं था ना इसमें कि दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऐसा होता नहीं है, किसी का ऑक्सीडेशन किसी का रिएक्शन होना चाहिए। अभी ये क्वेश्चन सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं आपको न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तो अब ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो यहाँ HClO मैं 3 कर देता हूँ ताकि डाउट और खत्म हो जाए। एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसीलिए है ना। तो चलिए मैं आप +5 पे चलाता हूँ, ठीक है। HClO3 अब डाउट खत्म हो जाएगा, नहीं तो दोनों का ऑक्सीडेशन करा दिया था ना, तो किसी का रिडक्शन भी तो होना चाहिए, तो मैंने KMnO4 ले लिया, ठीक है। चलो तो ध्यान दो, इसका क्या होगा बताइए, H2S का क्या हमने निकाल लिया। अब Cl2 का आप ध्यान देखिए, 0 से हम कहा जा रहा है, +5 जा रहा है, तो आप लोग को लग रहा होगा 5 इलेक्ट्रॉन का है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा,
एक्चुअली कितने इलेक्ट्रॉन का होगा जवाब बताइए 10 इलेक्ट्रॉन का होगा। कैसे? Cl का 0 और Cl का +5 है ना, यहाँ आपका Cl है कि Cl2 है जवाब मुझे बताइए। तो Cl है कि Cl2 है? Cl2 है आपके पास, 2 क्लोरीन है आपके पास। ध्यान दीजिए कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है ना। दोनों का आप चेंज देखेंगे ना, पर मोलिक्यूल देखते हैं, एक मोलिक्यूल जितने लोग हैं सबका चेंज देखेंगे। तो यहाँ 2 क्लोरीन है तो दोनों का चेंज देखेंगे, तो 5 5 10। तो अगर कोई इक्विवेलेंट निकालना जाएगा किसका? Cl2 का, तो कितना आ जाएगा बताइए? मोलर मास ऑफ Cl2 और बटे में 10। यही ध्यान देना है बस। 2 रहेंगे तो 2 का लेंगे, 3 रहेंगे तो 3 का लेंगे, 4 रहेगा तो 4 का लेंगे। समझ पाओगे आप? तो हाँ, K4 का भी निकाल देते हैं। यहाँ है +7, यहाँ है +2। कितने का चेंज है जरा मुझे बताइए? कितने का चेंज है? 5। इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा बताइए? m/, और एक इसका मोलर मास रहेगा ऑब्वियसली KMnO4 का मोलर मास। समझ गए कि नहीं समझ? तो इस तरह से हम लोग को करना होता है। तो जब भी रिएक्शन दिया है तो कुछ का ऑक्सीडेशन होगा, कुछ का रिएक्शन होगा, उस हिसाब से हम निकाल लेंगे पर मोलिक्यूल में देखते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन होगा तो हम लोग कर ही लेंगे ना। अब कुछ ऐसे सवाल आते हैं जहां पे रिएक्शन ही नहीं दिया जाता है। रिएक्शन दिया रहेगा तो ऑक्सीडेशन में निकाल कर लोगे, और रेडॉक्स जो रिएक्शन पढ़ोगे तुम लोग, जो रेडॉक्स रिएक्शन इनऑर्गेनिक में, वहां डिटेल में इसको फिर दोबारा पढ़ोगे, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाता। ठीक है, हम लोग अपने पार्ट में ही रहते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है बच्चा जब रिएक्शन न दिया है। जब क्या न दिया है? रिएक्शन न दिया है। रिएक्शन न दिया है, आप इक्विवेलेंट वेट पूछिए। तो यहाँ पे आप कुछ चीज को याद रखना है ना, 2-3 किसी चीज को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में वही बार बार देते हैं। कुछ भी नया देंगे तो रिएक्शन देंगे, बट इन सब में रिएक्शन नहीं देते हैं। तो आपको इन सब का इक्विवेलेंट वेट ध्यान रखना है। इन सब का क्या ध्यान रखना? इक्विवेलेंट वेट आप लोगों को ध्यान रखना है ना। इंपॉर्टेंट वाले को मैं बता देता हूं। तो पहला उसमें KMnO4। इसको हम लोग 3 मीडियम में पढ़ते हैं। पहला हम लोग पढ़ते हैं एसिडिक मीडियम में MnO बना देता है। +7 से +2 पे आप जा रहे हैं। आप मुझे बताइए कितना इसका लॉस है? 5 का लॉस है। तो यहाँ इक्विवेलेंट वेट इसका कितना हो जाएगा? एसिडिक मीडियम में मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ m/5 में KMnO4 का निकाल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, m/5। हाँ, इसी को आप अल्कलाइन मीडियम या न्यूट्रल भी कर सकते हैं। न्यूट्रल मीडियम अगर ले जाते हैं तो MnO2 में चेंज हो जाता है, यानी +4 में चला जाता है। कितने का लॉस है? 3 का। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? m/3। और अगर आप स्ट्रॉन्गली बेसिक में आ जाते हैं, स्ट्रॉन्गली बेसिक में लिखा हूं, स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम में चले जाते हैं तो एक K2MnO4 +6 में चेंज होता है। यह पोटेशियम पर मैग्नेट, इसको बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट। कितने का लॉस? 1 का लॉस है। यहाँ पे हमारा इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाता है? m/1 हो जाता है। तो आप याद रखेंगे, एग्जाम में ना जाने कितनी बार पूछा है। KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट एसिडिक मीडियम में m/5, अल्कलाइन एंड न्यूट्रल में m/3, और स्ट्रॉन्गली बेसिक में m/1। ठीक है यार, चलो याद रहेगा है ना, याद रखना। ये सब डायरेक्ट आता है ना। फिर आपको ध्यान रखना है यहाँ पे दूसरा है K2Cr2O7। ये आपका Cr+3 में चेंज होता है। इसमें चेंज हो जाता है Cr+3 में। अब यहाँ देखो +6 से कहा जा रहा है? +3 में जा रहा है। कितने का चेंज है? 3। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कितना क्रोमियम है? 2। पूरा एक मोलिक्यूल में देखते हैं तो एक क्रोमियम का 3 का चेंज, तो टोटल का कितना चेंज? देखो 6 से 3 जा रहा, एक क्रोमियम का निकालेगा ना तुम। तो एक क्रोमियम का +6, एक क्रोमियम का +2, लेकिन यहाँ क्या क्रोमियम है? 2। तो दोनों में 3 का चेंज होगा। तो इसका क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट वेट m/6। ध्यान देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही सब गलती होती है। m/3 करके चले जाओगे गलती हो जाएगा। पर मोलिक्यूल लेते हैं, 2 है तो 2 बार चेंज है। ठीक है बच्चा, K2Cr2O7 भी हो गया, बिठा देता हूं। ठीक है, फिर तीसरा जो इंपॉर्टेंट हो मैं बता देता हूँ, H2O2। ठीक है, तो H2O2 दोनों का काम करता है, और कभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कभी रिड्यूसिंग एजेंट। बट
कुछ भी मैं एक लेके चलता हूँ, तो H2O2 इन जनरल O2 में चेंज होगा, इसमें चेंज होगा, O2 में का चेंज होगा। -1 से कहां जा रहे हो, 0, कितने का चेंज है, 1 का, बट ध्यान रखना है कितने हैं आप ऑक्सीजन, तो क्या लेंगे, M/2, समझ गए नहीं समझ गए। तो अगर कुछ भी नहीं मेंशन है तो H2O2 का वैलेंसी फैक्टर कितना लेंगे बच्चा, 2 लेंगे, ठीक है, 2, ठीक है। फिर हमारे पास H2O2 के अलावा हमारे पास है हाइपो, तो हाइपो क्या होता है, सोडियम थायोसल्फेट या H2 -2, ये आयन होता है, या थायोसल्फेट इसको बोलते हैं, या सोडियम थायोसल्फेट, Na2H2O3, ये पूरा कंपाउंड है, आयन होता है, और ये इसका हाइपोसल्फेट आयन होता है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे क्या है, +2 है, और एक इसमें चेंज होता है S4O6 -2 में चेंज होता है, और एक इसमें पहुंच जाता है 2.5 में पहुंच जाता है। ऑपरेशनल में निकालना तो आपको आता होगा, ये +2 से कहा जा रहा है 2.5 में जा रहा है, कितने का लॉस है जरा मुझे बताइए, कितने का लॉस है, आधा का, 2.5 से 2.5, 2 से 2.5 में जा रहा है, 2 से 2.5 में जा रहा है, तो आधा का ही तो लॉस है, बट कितना सल्फर है, 2, तो आधा 2 बार लेंगे ना, 0.5 कितने बार लेंगे, 2 बार लेंगे, होता है जितना आपने से गुना करेंगे, तो 0.5 2 बार लेंगे, तो अल्टीमेटली इसका क्या आ जाएगा, M/1 क्या आ जाएगा, M/1, देन मोहर साल्ट, मोहर साल्ट क्या होता है, ये हम लोग का होता है A2SO4, पोटेशियम अमोनियम सल्फेट .6H2, ये इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पे जो हम लोग का होता है, सॉरी फेरस होता है, फेरस अमोनियम सल्फेट और .6H2 होता है। अब यहाँ आयरन +2 में है, और रिएक्शन के बाद +3 में चला जाता है, आयरन +2 से कहां चला जाता है, +3 में चला जाता है, बाकी सब जस्ट का रहता है, ठीक है। तो कितने का लॉस होता है, +2 से +3 में जा रहा है, तो 1 का लॉस है, यहाँ में क्या होता है, M/1, समझ गया कि नहीं समझ गया, ठीक है, ये है। उसके बाद है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, जब ये ऑक्जेलिक एसिड होता है H2C2, अब यहाँ ये रिएक्शन के बाद CO2 में चेंज होता है, ठीक है, तो +3 से कहा जाता है +4 में जाता है, कितने का लॉस है, 1 इलेक्ट्रॉन का, बट यहाँ कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, तो क्या कहोगे, M/2, क्योंकि 2 कार्बन है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे ना, तो बार बार बता रहा हूँ, 1 का लॉस है, लेकिन अगर 2 कार्बन है तो 2 से गुना होगा, 3 होगा तो 3 से गुना होगा। अब तुम सोच रहे हो कि एक लिख के आप लिखी के बैठा दिया, फिर इसका मतलब क्या, ठीक है। तो देखो बच्चा, बात को अच्छे से समझो, मैं पहले कह रहा हूं, जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस बड़ा आसान है, वो सिंपली आपसे बस यही कहता है कि हमेशा इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, हमेशा इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिएक्ट करते हैं, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं होती है, हम फटाफट एक का पता रहेगा तो दूसरे का निकाल लेंगे, न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत नहीं होता है कि बच्चों को पता ही नहीं चलता कि वैलेंसी फैक्टर हम लेंगे, अगर रिएक्शन दे दिया, जैसे 2 क्वेश्चन हम करवाए थे, रिएक्शन लेकर पूछेगा तो तुम 1 सेकंड में करके चले जाओ। दिक्कत है कि रिएक्शन नहीं देता है, और रिएक्शन नहीं देगा तो तुम सोचोगे कौन ले कौन ना ले, तो रिएक्शन नहीं देगा तो जो हम 5-6 कराए हैं उसी में से पूछेगा, अपने मन से कोई नहीं पूछेगा, और कोई अपने मन से पूछेगा देगा रिएक्शन। अगर रिएक्शन नहीं दिया तो 5-6 जो मैं बताया वही थे, ठीक है, यही समय से देगा। और मैं बता रहा हूँ तुमको कैसा सवाल आता है, तुम कभी समझ में आएगा। क्वेश्चन देखो, find mole of KMnO4 required to neutralize 1 mole
मोल ऑफ इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम इन एसिडिक मीडियम। मैं कह रहा हूं फाइंड मोल ऑफ KMnO4 to neutralize 1 mole of following in acidic medium। एसिडिक मीडियम 1 मोल KMnO4 को न्यूट्रलाइज करने में एग्जाम में देगा हाइपो, हाइपो बस लिख देगा, और 60 बस लिख देगा, ठीक है। तीसरा लिख देगा H2O2, समझ गए समझ गए, इस तरह से लिख देगा H2O2। चौथा ऑक्सीजन लिख देगा, ऐसे लिख देगा तुम्हारा। पांचवा ऐसे मिलेगा H2S 2SO, H2S 2 लिख देगा 2SO। ये 5 सवाल इस तरह से एग्जाम में सवाल आते हैं, है ना। तो चलिए, वो आपको पता है कि पहली बार मैं सोल्व करने जा रहा हूं। आपको पता है कि KMnO4 किससे रिएक्शन करेगा, मोहर साथ या किसी से रिएक्शन करेगा। जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस वो यही कहता है कि हमेशा इक्वल इक्विवेलेंट रिएक्शन करते हैं। अब KMnO4 का मोल हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं x मोल। कितना मान लेते हैं? x मोल। अब एसिडिक मीडियम में आपको इसका वैलेंसी फैक्टर पता है कि नहीं पता है? वैलेंसी फैक्टर इलेक्ट्रॉन लॉस या इलेक्ट्रॉन गेन होता है, ठीक है। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन गेन। और इक्विवेलेंट क्या होता है मैं मूल में बता चुका हूं, मोल इनटू वैलेंस फैक्टर इज इक्विवेलेंट, ऑलरेडी बता चुका, ठीक है। तो चलिए इक्विवेलेंट अब निकालते हैं हम लोग। तो इक्विवेलेंट हमारा क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट x इंटू 5, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस का, इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हो रहा वही हमारा होता है। और हम पढ़ चुके हैं कि KMnO4 का कितना होता है? 5। मोहर साल्ट का कितना मोल है? 1 मोल ऑफ फॉलोइंग। मोहर साल्ट का मोल कितना होगा? मोल 1 मोल। अब इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1 इंटू, मतलब तुमको 1 कैसे? तो याद रखना पड़ेगा कि मोहर साल्ट की वैलेंसी क्या होती है? 1 होती है। बताया चला भी Mi1, तो ध्यान रखना पड़ेगा बस। तो दिस इंप्लाइज दैट x बराबर 1/5, खत्म। एक लाइन में क्वेश्चन ओवर हो गया। बस करना है, अपने बराबर कर देना है। लेकिन याद रहेगा तो ना वैलेंसी फैक्टर, याद नहीं जाएगा फटक जाएंगे ध्यान में, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा, पहला समझ गया होगा, दूसरा इसी में करा देते हैं, ठीक है। अब दूसरा यहां मोहर साल्ट की जगह क्या ले लेते हैं बताओ? हाइपो ले लेते हैं, हाइपो। अब हाइपो क्या होता है? Na2H2O3। इसका भी 1 मोल दिया हुआ है, देखो 1 मोल तो सबका लिए, सबका 1 मोल लिया। अब इसकी भी जो वैलेंसी जब इक्विवेलेंट निकालोगे तो 1 इंटू 1, ये बताया वैलेंस फैक्टर 1 होता है। तो नहीं रिएक्शन दिया तो अपने मन से 1 मानोगे और यहां बराबर करोगे, x बराबर 1/5। समझ गया कि नहीं समझ गया? जब तक नहीं दिया तब तक ऐसे ही रिएक्शन कर रहा हूं, ठीक है। एकदम ध्यान रखें। चलो ये मिटा देते हैं, ये भी हो गया है। अब अगला लेते हैं। अगला इसी का हमें H2O2 से कराना है। H2O2 का भी 1 मोल दिया है और वैलेंस फैक्टर में बता चुका हूं कि H2O2 2 इलेक्ट्रॉन में चेंज होगा। 2 इलेक्ट्रॉन का होता है तो 1 इंटू 2, इक्विवेलेंट आ गया, दोनों को बराबर कर दो यार। x बराबर 2/5 कर लो, नहीं कर लो, ठीक है। चलो अगला ले लेते हैं ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4। कितने कार्बन है बताओ? 2 कार्बन है। कार्बन +3 से कहा जाता है +4, वही बताया था, CO2 में चेंज होता है। +3 से कहा जाता है +4, बता चुका हूं। 2 कार्बन है, 2 का चेंज लेंगे यहाँ भी, तो 1 इंटू 2 डायरेक्ट कर दो, मोल इंटू वैलेंस फैक्टर। यहाँ x बराबर क्या आएगा? 2/5। समझ गए नहीं समझ गए? हाथ छोड़ोगे, ठीक है। अब अगला देखो आखिरी H2S। अब H2S के लिए हम कोई बताए हैं? हम H2S का नाम नहीं लेते, हम 5 छह का नाम लिए हैं। KMnO4, K2Cr2O7, मोहर साल्ट, हाइपो, H2O2, ऑक्जेलिक एसिड। तुम उठा के देखो इन सब का जितना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया होगा इसको देखा होता नहीं, देखने का कितने का चेंज रहा डायरेक्ट, क्योंकि सब स्टैंडर्ड। और अगर कोई और रहेगा तो वहां लिखेगा रिएक्शन यहाँ से यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो वहां रिएक्शन दिया प्रत्येक तभी कह रहा है कि H2S किसमें चेंज हो रहा है? -2 से +4 में जा रहा है। -2 कितने का चेंज होगा? 6। क्या 1 इंटू क्या हो जाएगा? 6 इक्विवेलेंट 1 मोल इंटू वैलेंस फैक्टर 6, तो x इंटू बराबर क्या हो जाएगा? 6/5। समझ गया कि नहीं समझ गया? ठीक है। तो देखो यार मिला जुला के करना क्या है, जब भी ये सब रहेंगे, ये सब में से कुछ भी, तो आप अपने
अपने मन से बैलेंस फैक्टर याद रखिएगा, सवाल आपसे फटाफट बन जाएगा। और इसके अलावा कुछ रहेगा तो वहां रिएक्शन दिया रहेगा, करना बस क्या होता है इक्विवेलेंट को बराबर करना होगा, ठीक है। तो एक दो सवाल और मैं करा देता हूँ वॉल्यूम वाले, क्या करा देता हूँ वॉल्यूम वाले में करा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो, ठीक है। एक दो सवाल और मैं करा देता हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हूं 20 ml 1 normal K2 CR2 O7 20 ml 1 normal K2 CR2 O7 completely neutralizes 40 ml hypo या मोहर साल्ट what is normality? Normality and molarity of Mohr salt. What is normality and molarity of Mohr salt? तो सॉल्यूशन में करने जा रहा हूँ, आपको पता है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इक्विवेलेंट क्या होता है N1B1। मैंने बताया था नॉर्मेलिटी बराबर मैंने बताया था नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और बटे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। याद कीजिए मैं बताया था इसको, इस चीज को बता चुका हूं पिछले लेक्चर में। नॉर्मेलिटी बराबर यहां से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर क्या जाएगा n into v आएगा, ये आएगा बताओ। दिस इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट n into v आएगा कि नहीं आएगा, n into v। और हमेशा क्या होते हैं बराबर इक्विवेलेंट रिएक्ट करते हैं, हमेशा बराबर इक्विवेलेंट, यानी पहले का जो है दूसरे का होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं पहले सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा n1 v1, ये क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट पहले सॉल्यूशन का बराबर n2 v2 होगा नहीं होगा। ये कहां से आया है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से आया है, क्योंकि आपको पता है हमेशा बराबर इक्विवेलेंट रिएक्शन करेगा तो n1 v1 पहले का और n2 v2 दूसरे का, दोनों का इक्विवेलेंट बराबर हो। यही क्या लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। तो कभी भी वॉल्यूम में टर्म रहेगा तो हम यही इक्वेशन को यूज करेंगे n1 v1 बराबर n2 v2, और ये कुछ नहीं है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है बता चुका हूं कैसे कैसे आए ये बता चुका हूं, ठीक है। अब इसी को यूज करेंगे। तो चलिए K2 CR2O7 का 20 into 1 दिया है तो कोई चक्कर ही नहीं, n1 v1 हमको पता है। अब n2 v2 पे चलता है, आपने n2 तो पता नहीं है, v2 हम निकाल लेंगे। v2 हमारा 40 दिया था, v2 दिया n1 v1 n2 v2, यहां से n2 आप निकालेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये क्या है नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इसकी नॉर्मेलिटी है ये मोहर साल्ट की। अब आपको पता है कि नॉर्मेलिटी क्या होता है मोलारिटी इनटू बैलेंस फैक्टर। ये मत बोलेगा नहीं पता, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, है ना। बैलेंस फैक्टर ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, है ना, पिछले क्लास में। तो चलिए नॉर्मेलिटी कितनी आपने निकाली है 0.5, मोलारिटी आपको चाहिए और बैलेंस फैक्टर कितना होता है 1 होता है, ये बताया था मोहर साल्ट का m/1। तो अगर याद रहेगा तो फटाफट कोई बात नहीं, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ऐसे कुछ और हम लोग इस पे देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन में लिखा हूं, क्वेश्चन हम लोगों का सिंपल सा सवाल है, हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। 100 ml 1 मोलर K2 CR2O7 या H2O2 लेना है 1 मोलर H2O2 सॉल्यूशन इच टेकन 20 ml of
20 ml of this solution is taken as और इसमें थोड़ा डाइल्यूशन भी कर देता हूँ taken and diluted to 200 20 ml of this solution completely reacts with 10 ml hypo solution and molarity. The molarity is molarity of hypo का hypo क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड मोलारिटी ऑफ हाइपो। ठीक है, 100 ml 1 मोलर H2O2 सॉल्यूशन हमने लिया है, उसको हमने डाइल्यूट कर दिया 200 ml तक। फिर 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन हमने लिया है जो कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है 10 ml ऑफ हाइपो सॉल्यूशन। आपसे मोलारिटी जानना चाह रहे हैं, कैसे इसको सोल्व करें? सॉल्यूशन में चलते हैं, बड़ा आसान है। देखो, पहले तुमने 100 ml 1 मोलर लिया, लेकिन इसको तुमने क्या किया? डाइल्यूट कर दिया। तो डाइल्यूट करेंगे तो ऑलरेडी बता चुका हूं कि चेंज हो जाएगा। वहां पर हम क्या यूज करते हैं? M1 V1 बराबर M2 V2 डाइल्यूशन के लिए। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं थर्ड लेक्चर में। M1 V1 बराबर M2 V2 होता है डाइल्यूशन के लिए। ठीक है, तो चलिए 100 into 1 बराबर 200 into M2। M2 कितना आ जाएगा? ये हमारा फाइनल H2O2 हो गया। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि हम H2O2 और किसका रिएक्शन करा रहे हैं? हाइपो। और जब भी रिएक्शन कराएंगे तब भी मैं बता चुका हूं कि वैल्यू बराबर होगा A1 V1 बराबर क्या होता है? M2 V2। अब मोलारिटी कितनी आई है? तो दिस इंप्लाई दैट मोलारिटी कितनी आपने निकाला है? 0.5। वैलेंसी फैक्टर कितना होता है? 2। बता चुका हूं कि H2O2 में वैलेंसी फैक्टर क्या लेंगे? 2 लेंगे, ध्यान रखना। वॉल्यूम कितना इसका लेना है बताइए? 20 बराबर हाइपो की नॉर्मेलिटी हमको नहीं पता, तो नॉर्मेलिटी हम N2 मानते हैं। वॉल्यूम हमारा इसका दिया हुआ, कितना दिया हुआ? देखिए 10 में दिया हुआ है यार। ठीक है बच्चा, तो आप इससे इसको कटा दीजिए यार। ठीक है, बताइए। तो दिस इंप्लाई दैट दिस इंप्लाई दैट नॉर्मेलिटी कितनी आई हाइपो की? जरा मुझे बताइए, गुना कर लीजिए 2 है। ये क्या है? हाइपो की नॉर्मेलिटी ऑफ ये हाइपो की क्या है? नॉर्मेलिटी। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को क्या चाहिए? नॉर्मेलिटी चाहिए कि मोलारिटी चाहिए? इधर भी डाल रहा हूँ। हम लोगों को क्या चाहिए? मोलारिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? और आप सबको पता है कि नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है? मोलारिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। मोलारिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। नॉर्मेलिटी बराबर मोलारिटी इनटू वैलेंस फैक्टर होता है। नॉर्मेलिटी मैंने कितना लिया है? 2। मोलारिटी हमें निकालना है। और वैलेंस फैक्टर हाइपो का कितना लेना होगा? तो m बराबर कितना आ जाएगा? समझ गए कि नहीं समझ गए? इसी तरह के छोटे मोटे सवाल आता है जो हम लोग को करना है। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए है ना? इसी तरह के सवाल है। कुछ और सवाल अभी हम लोग कराएंगे आपको, घबराइए। कुछ और सवाल अभी हम कराएंगे आपको। ठीक है, तो चलो अब देखो अच्छा, अब हम लोग को कुछ और भी चीजें से पढ़नी है अलग से। जैसे हम लोग H2O2 का पढ़ना है वॉल्यूम स्ट्रेंथ पढ़ना है। पहले देख लीजिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता क्या है। तो जब तुम H2O2 सॉल्यूशन लोगे तो H2O2 जानते हो किसमें टूटता है?
H2O में टूटता और हाफ O2 में टूटता है। अगर ये 1 मोल रहेगा तो O2 कितना बनेगा, हाफ मोल। और एट HTP NTP तो एट NTP इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 11.2 लीटर होगा कि नहीं होगा, 11.2 लीटर है ना। ये O2 की बात मैं कर रहा हूँ। देखो 1 मोल है तो आधा मोल बनेगा और आधा मोल का वॉल्यूम कितना होगा 11.2 लीटर। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4, तो 11 कितना हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, इसका 1 लीटर ऑफ H2O solution gives V liter of O2 gas at NTP। ऐसे कर दो, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंथ इज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस गिवन बाय 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन एट NTP। और अच्छे से लिख देता हूं, है ना। वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंथ का डिफाइन कर रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंथ हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंथ को हम क्या करते हैं, इट इज वॉल्यूम ऑफ O2 गैस एट NTP by 1 liter of H2O2 solution। ये होता है वॉल्यूम ऑफ O2 गैस फॉर्म एट NTP by 1 liter of H2O2 सॉल्यूशन। H2O2 सॉल्यूशन आपको क्या लेना है, 1 लीटर लेना है। अब जितना वॉल्यूम बन जाएगा NTP पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंथ। अब तुम कहोगे कि 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन क्या मतलब है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं इस सॉल्यूशन के लिए हमेशा हम किसका यूज करते हैं, बताया था ना, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज बिटवीन वॉल्यूम, इन सब का यूज करते हैं, है ना। मोल का यूज नहीं करते हैं। सॉल्यूशन में अगर हमें सॉलिड का अमाउंट देखना है या रिएक्शन कराना है तो वहां उन सब का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ तो मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ H2O2 दिया है, ठीक है। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे कि 1 मोल से कितना आ रहा है। मैं इसी को थोड़ा घुमा के देता हूँ वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंथ के टर्म में, इसको समझाने जा रहा हूं। तो सॉल्यूशन आप मान लीजिए 1 लीटर, सॉल्यूशन से 1 लीटर लेना ही लेना है। और नहीं पता अपने मन से इसकी हम मोलारिटी मान लेते हैं x मोलर। तो जरा जल्दी बताइए, दिस इंप्लाई दैट मोल कितना हो गया, मोल कितना होगा, जल्दी बताइए। मोल बताइए जल्दी से भाई, मोल कितना हो गया। मोल बराबर मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो बताइए मोल ऑफ O2 कितना हो गया। अभी बताते हैं कि 1 से आधा x मोल से कितना हो जाएगा जी, x/2 मोल हो गया। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जरा मुझे बताइए। बताया था ना कि 1 से कितना बन रहा है 11.2, x से कितना बन जाएगा जरा मुझे बताइए। आप यहाँ से निकाल सकते हैं तो आप निकाल दीजिए, ये हम लोग का बन जाएगा, है ना। इतना मोल है तो यहीं से आप निकाल दीजिए, x इंटू 11.2 लीटर आया कि नहीं बात समझ में, है ना। अगर ये x मोलर है तो इसका मतलब क्या है, x इंटू 11.2 इसकी क्या है, वॉल्यूम। ये क्या इसकी है, ये जो हम निकाले हैं यही हमारा क्या है, इसका वॉल्यूम। समझ गए, यही वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपने कितना लिया, x मोलर सॉल्यूशन लिया है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी, x इंटू 11.2 आ जाएगा ना। अच्छा, मोलारिटी को नॉर्मेलिटी के टर्म में भी चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज कर सकते। x हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा, x हमारा क्या है, मोलारिटी। ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ में लिख देता हूं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। x हमारा क्या है, मोलारिटी, ठीक है ना। सारे बच्चे समझ रहे हैं। अब अगर हम नॉर्मेलिटी में अगर इसी को लिखे वॉल्यूम स्ट्रेंथ को, नॉर्मेलिटी में ये हमारा क्या हो जाएगा, जरा मुझे बताओ। मोलारिटी को क्या लिखते हैं, नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है, मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। अगर हम मोलारिटी को नॉर्मेलिटी में लिखें तो देखो नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है, मोलारिटी इंटू वैलेंस फैक्टर होता है, नहीं होता है। तो मोलारिटी बराबर क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी बटे वैलेंस फैक्टर होगा, ये इधर आ जाएगा। तो मोलारिटी को मैं लिख दे रहा हूं नॉर्मेलिटी
इंटू वैलेंस फैक्टर कितना होता है, H2O2 का वैलेंस फैक्टर कितना होता है, 2 इंटू 11.2, घटा दो यार, नॉर्मलिटी इंटू 5.6 हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो गया, नॉर्मलिटी इंटू 5.6 कहो चाहे मोलारिटी इंटू 11.2, भाई हमारा वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, अब सवाल देख लो कैसे कैसे आते हैं सवाल कैसे कैसे आते हैं, आसान सवाल आते हैं। तो समझ गए क्वेश्चन, व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2? पहला है 2 मोलर, दूसरा है 1.5 नॉर्मल। ये आया हुआ सवाल, तभी जब वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताया ना फार्मूला, मोलारिटी रहेगा 11.2 इंटू 2, ये हमारा हो गया 22.4। ये आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगा, निकाल दिया आपने वॉल्यूम स्ट्रेंथ, यही आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ, आप वॉल्यूम स्ट्रेंथ ये निकाल रहे हैं। अच्छा, अगर नॉर्मलिटी दे दिया रहेगा तभी मैंने फार्मूला बताया 5.6 इंटू नॉर्मलिटी बराबर 8.4, ये भी आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ था। समझ गया कि नहीं समझ गया, तो ये हमारा वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है। समझ गया कि नहीं समझ गया, अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ आएगा इस तरह से हम करेंगे। अब उल्टा सवाल कर लेते हैं, व्हाट इज मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी इफ H2O2 is 22.4 V, if H2O2 has ऐसे लिखता हूँ वॉल्यूम स्ट्रेंथ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ 22. वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे लिखते हैं, 22.4 V इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, पहला इसी को मैं सोल्व कर रहा हूँ, तो अभी मैं कुछ बताया हूँ क्या कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ बराबर क्या होता है, मैं अभी बताया हूँ। स्ट्रेंथ बराबर मैं अभी क्या बताया, मोलारिटी इंटू 11.2, बताया कि नहीं बताया। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ है 22.4, मोलारिटी इंटू 11.2, सोल्व कर लो यार, तो मोलारिटी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी बताओ। समझ गए कि नहीं समझ गए, एक लाइन में खत्म हो गया। और अगर मोलारिटी निकल गया तो नॉर्मलिटी भी निकाल सकते हो डायरेक्ट। नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर 2 होती है तो 4 हो जाएगा। समझ गए कैसे करना है, ठीक है। ये तो डायरेक्ट था यार, तो इसमें घुमा फिरा के नहीं सवाल आता, वो भी मैं करा देता हूँ, है ना, घुमा फिरा के कुछ इस तरह से सवाल आता है, देखो घुमा फिरा के, जैसे 20 ml H2O solution completely reacts with 1 molar 10 ml of KMnO4 in aqueous एक यू है, EU है, aqueous अच्छे से लिख देता हूं, aqueous medium, aqueous medium, ठीक है। अच्छा, फाइंड वॉल्यूम ऑफ H2, क्वेश्चन देख लें। 20 ml H2O2 solution completely react with 1 molar 10 ml of KMnO4 in aqueous medium and volume strength of H2O2। अब अगर कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है, पॉज करके जाओ तो ट्राई कर लो, बट अगर कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है बच्चा, इसका मतलब KMnO4 किससे रिएक्शन कर रहा है, H2O2 से, तो N1V1 बराबर क्या होना चाहिए, N2V2। मैं बताया नहीं बताया, यही यूज होता है बात, N1V1 बराबर N2V2। अब देखो मोलारिटी 1 है, वैलेंसी फैक्टर 3, मैं बताया था एक्वस मीडियम में KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है 3 इंटू वॉल्यूम कितना बताओ जरा 10।
H2O2 की नॉर्मलिटी हमें तो पता ही नहीं है, वॉल्यूम हमें पता है बस 20। चलो सॉल्व कर रहे हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट N2 कितना आ गया 1.5 9 ये है क्या, ये नॉर्मलिटी ऑफ H2O2। H2O2 नॉर्मलिटी। हाँ वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपको पता है क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपको पता होता है नॉर्मलिटी इनटू 5.6 निकाल लीजिए 8 पॉइंट आ गया, कहीं आ गया। तो कुछ ऐसे सवाल ले जाते हैं जो घुमा दिया, तो कैसे करना है आप समझ पाओगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ के बारे में। को लेकर इसी टाइप के छोटे मोटे सवाल आते हैं, ठीक है। देखिए मैं धीरे धीरे सब समझाता जा रहा हूँ आपको ना। अब आगे हम लोगों को पढ़ना है, दो और टाइट्रेशन हम लोगों को पढ़ना है इसे, आयोडीमेट्री। आयोडीमेट्री है, ये दो टाइट्रेशन और है जो हमें पढ़ना है। तो यहां हम डायरेक्ट जो है अब एस्टिमेशन ऑफ आयोडीन करते हैं। डायरेक्ट I2 is determined by reaction with आयोडीमेट्री में I2 का डायरेक्ट हम रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ, हाइपो के साथ, और हम पता कर लेते हैं कितना आयोडीन है हमारे पास। यहां जो आयोडोमेट्री में होता है, यहां पे I- इज फर्स्ट, आपके पास I- होता है, I- इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू I2, then I2 is determined। यानी ये डायरेक्ट टाइट्रेशन कैसा है, ये डायरेक्ट है, और ये कैसा है, इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। दोनों में आयोडीन को नहीं हम पता लगाते हैं, बट ये डायरेक्ट और ये क्या है, इनडायरेक्ट। ये दोनों अंतर होता है ना। मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप समझ जाए, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लगाएंगे तो आप समझ जाए, ठीक है। देखिए वॉल्यूमेट्रिक एक्चुअली एडवांस में बहुत ज्यादा पूछता है, बड़ा वास्ट टॉपिक है ये। तो मैं आपको जितना जेई मेन लेवल का है सवाल जो आता है आराम से एकदम बता दे रहा हूँ, ताकि जेई मेन के कोई भी सवाल आए फटाफट वहां करके चले, आपको एकदम दिक्कत वो सब मैं आपको करा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं कैसे क्वेश्चन है। जैसे आपके पास करेगा 20 1 मोलर I2 सॉल्यूशन, I2 सॉल्यूशन आयोडीन सॉल्यूशन भी जा सकता है। 20 ml 1 मोलर I2 सॉल्यूशन रिएक्ट्स with 1 मोलर हाइपो सॉल्यूशन, 1 मोलर हाइपो सॉल्यूशन। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ हाइपो रिक्वायर्ड, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखो कैसे हम लोग करेंगे सॉल्यूशन। अब यहां देखो I2 का डायरेक्ट रिएक्शन करा है, तो आयोडीमेट्री हुआ। अब मैं पहले बता चुका हूं I2 किससे रिएक्शन करेगा, हाइपो से, H2O3 से। अब इसको ध्यान रखना है कि ये किसमें चेंज होता है, H4O6 -2 में चेंज होता है। या इसका वैलेंस फैक्टर क्या होता है, वैलेंस फैक्टर 1 अभी बता चुका हूं भाई, 2 से 2.5 में जाएगा, है ना। तो कितने का चेंज है, 0.5 का चेंज है, बट +2 से +2.5 में जा रहा ऑपरेशन होगा, 0.5 का चेंज है, बट 2 सल्फर है तो मिला जुला के 1 का चेंज हो जाएगा। 2 से 2.5 आधे का चेंज, 2 सल्फर है तो 1 का चेंज, बता चुका हूं।
अब जो यहाँ I2 है वो I माइनस में चेंज होता है, I माइनस में चेंज होता है। तो यहाँ बता देगा वैलेंस फैक्टर कितना होगा, वैलेंस फैक्टर 2 होगा। वैलेंस फैक्टर कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि I2 जो है हमारा I माइनस में चेंज हो रहा है, 0 से कहां जा रहा है, -1 में जा रहा है। 0 से कितने जा रहा है, -1 में जा रहा है, 1 का चेंज है, बट यहाँ तो I2 है ना, 2 आयोडीन है ना, तो 2 होगा। ठीक है, चलिए अब हमारा क्या है, हमारे पास जब भी रिएक्शन होगा तो इक्वेशन तो हम यही यूज करेंगे, N1V1 बराबर N2V2, इक्वेशन तो यही यूज करेंगे। 20 इंटू 1 इंटू 2 बराबर, इसका हमें नॉर्मेलिटी चाहिए, मोलारिटी दिया हुआ हो, और वैलेंस फैक्टर भी 1 होगा। देखो मोलारिटी 1 है तो यहां से V2 निकालो, कितना आएगा V2 अच्छा बता सकते हो, नहीं बता सकते, 40। ये किसका सवाल था, आयोडोमेट्री, डायरेक्ट हमें रिएक्शन करा दिया। ठीक है, तो देगा तो इसी तरह से इसको देगा, फटाक से कर दीजिए। ठीक है, अब मैं एक आइडियोमेट्री में जाता हूं क्वेश्चन, और देखो डायरेक्ट नहीं देगा, इनडायरेक्ट देता है, और किस तरह से देगा आपको मैं समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन सही समझाऊंगा तो ज्यादा बेटर आपको समझ आएगा। अब क्वेश्चन इस तरह से है, 100 ml 1 मोलर KI solution is diluted to 5 ml 20 ml of this solution react with copper plus 2 सॉल्यूशन कॉपर प्लस 2 सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, आगे फॉर्म I2 फर्दर reacts with 10 ml of hypo. Form I2 further react with 10 ml of hypo. इसी में आ गया जो I2 बना, फॉर्म हुआ, फॉर्म I2 further react with 10 ml of hypo. Find normality of hypo. Find normality of hypo. हाइपो की नॉर्मलिटी आपसे हम जानना चाहते हैं। तो देखो ये आयोडोमेट्री है, इसको हमको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। ये कह क्या रहा है, आपके पास KI सॉल्यूशन है और उसमें हमने डाइल्यूशन किया, तो पहले तो हम डाइल्यूशन का इफेक्ट ले लेते हैं। तो डाइल्यूशन में पहले बता रहा हूँ कि N1V1 बराबर क्या करते हैं, N2, पहले इसके ये खत्म कर देते हैं। तो 100 इंटू 1 बराबर M2 इंटू 5, M2 कितना आ जाएगा, 0.2। ये हमारा फाइनल मोलारिटी आ गया KI सॉल्यूशन। अब 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन रिएक्ट विद Cu+, तो जब होता क्या, KI है, KI में मेन I माइनस ही है जिसका रिएक्शन होता है। इसका जो है, इसका तुम मोलारिटी निकाल चुके हो, 0.2 ये निकाल चुके हो डाइल्यूशन के बाद। इसका 20 ml ये रिएक्शन कर रहा है कॉपर प्लस 2 से, और ये क्या बना रहा है, I2 बना रहा है। क्या बना रहा है, I2 बना रहा है। अब जो I2 बन रहा है वो फर्दर किससे रिएक्शन कर रहा है, हाइपो से। I2 का फिर फर्दर किससे रिएक्शन हो रहा है, हाइपो से रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, ये वाला रिएक्शन। ठीक है, और हाइपो से क्या बनता है आपको बता चुका हूं, और साथ में H2O3 माइनस ये बनता है। हाइपो से रिएक्शन के बाद फिर ये बनता है। ठीक है, चलिए यहाँ भी आपको बता दूं कि कॉपर प्लस 2 इन जनरल कॉपर प्लस 1 में चेंज होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये बार पता चलता है, यही पूछ देता है, कॉपर के बारे में ही पूछ देगा। तो कॉपर प्लस 2 कॉपर प्लस 1 में चेंज होता है, ध्यान रखें। ठीक है, चलिए आप जानते हैं कि जो इसका इक्विवेलेंट होगा
उतना ही इक्विवेलेंट इसका होगा, उतना ही इक्विवेलेंट इसका होगा, और फिर उतना ही इक्विवेलेंट इसका होगा। यहाँ पे यहाँ क्लियरली पता है कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस हम कह सकते हैं इक्विवेलेंस ऑफ I माइनस बराबर इक्विवेलेंट ऑफ I2। जितना ये रिएक्टेंट उतना ही प्रोडक्ट, और जितना ये प्रोडक्ट वही फिर बराबर इक्विवेलेंट ऑफ I। बोलो कहेंगे कि नहीं? जितना I माइनस का इक्विवेलेंट होगा उतना ही I2 का होगा, और उतना ही फिर क्या होगा I4 का भी होगा ना। तो इसी को घुमा फिरा के करना। तो चल अब ये हमारा क्या हो जाएगा 0.2, इसका निकाल इनटू 20 इंटू वैलेंस फैक्टर 1 होगा। वैलेंस फैक्टर ध्यान दीजिएगा 1, क्यों वैलेंस फैक्टर 1 होगा? वैलेंस फैक्टर 1 इसीलिए होगा, सब लोग अच्छे से समझिएगा, वैलेंस फैक्टर 1 इसीलिए होगा, समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक ही आईडी ये हमारा किसमें चेंज होगा I2 में चेंज होगा, तो वैलेंस फैक्टर वही होगा। समझ गए नहीं समझ? तो पहले यहाँ से हमने I2 बना दिया, जितना इसका इक्विवेलेंट होगा उतना ही किसका होगा I2 का इक्विवेलेंट होगा, समझ रहा? तो I2 का हमने इक्विवेलेंट निकाल दिया, ठीक है? तो दिक्कत है किसी को? बोलिए। अब जितना I2 का इक्विवेलेंट होगा उतना ही हाइपो का भी होगा इक्विवेलेंट, उतना ही क्या होगा हाइपो का भी इक्विवेलेंट होगा बच्चों। अच्छा हाइपो का इक्विवेलेंट कितना हमें बताओ जरा, बैलेंस मोलारिटी m मान लेते हैं, बैलेंस फैक्टर 1 मान लेते हैं, नॉर्मलिटी ही पूछा तो डायरेक्ट हम नॉर्मलिटी n मान लेते हैं और दोनों को बराबर कर देते हैं, और दिस इंप्लाइड नॉर्मलिटी बराबर कितना है आ गया नहीं आ गया? देखो समझ लो, ये अल्टीमेटली घुमा के आगे सवाल हमारा देगा, ठीक है ना? ऐसे ऐसे करके घुमा के आगे सवाल ये देगा, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? आसान कर लेना, ठीक है? अब इसी में आयोडोमेट्री में आपको एक परसेंटेज लेवल क्लोरीन करा देता हूँ, ब्लीचिंग पाउडर, वो भी हम लोग को उससे भी सवाल आता रहता है, एडवांस में पूछता है, नीट मेडिकल का पूछा ब्लीचिंग पाउडर परसेंटेज लेवल क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर, परसेंटेज ऑफ लेवल क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर पे सवाल आता है, CaOCl2 होता है। तो हमको ध्यान रखना है कि CaOCl2 को अगर आप एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ? एसिड। हम यहाँ HCl का यूज करते हैं, H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं, या कई बार एसिटिक एसिड का भी इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? एसिटिक एसिड। हाँ कंफ्यूज मत होइए, कोई भी एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें यहाँ से Cl2 मिलता है, पूरा इक्वेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इनऑर्गेनिक में आपको पढ़ेंगे सब चीजें, तो फिजिकल के पार्ट में तो आप ध्यान रखिए, जब मैं एसिड से रिएक्शन करा तो हमारे पास क्या निकलता है? Cl2 निकलता है। और कितना क्लोरीन है, कितना Cl2 कोई भी ब्लीचिंग पाउडर कितना Cl2 रिलीज कर रहा है, कितना Cl2 रिलीज कर रहा है, उसी समय पता चलता है उसमें कितना परसेंटेज लेवल क्लोरीन है, कितना Cl2 रिलीज कर रहा है। मान लो 10 ग्राम और कुछ Cl2 इतने रिलीज किया 5 ग्राम, लेटर सपोज कितना ग्राम रिलीज किया? 5 ग्राम। 10 ग्राम है 5 ग्राम Cl2 रिलीज कर दिया, तो कितना इसमें क्लोरीन लेवल? 50%। भाई को 10 ग्राम हो और क्लोरीन तुमने कितना दिया? 5 ग्राम दिया, तो 50% है। तो कोई भी सैंपल जो होता है ब्लीचिंग पाउडर का कितना क्लोरीन रिलीज कर रहा है, इसी हिसाब से बता दो उसमें कितना लेवल क्लोरीन है, जितना उतना रिलीज कर। अब हमें पता कैसे चलेगा कितना रिलीज किया? तो देखो पहले तो तुम एसिड से रिएक्शन करा दो, यहां से Cl2 निकाल दो। अब ये Cl2 किससे रिएक्शन करेगा? Ki के साथ। किसके साथ रिएक्शन करेगा? Ki। क्या बना देगा? I2 प्लस I2। अब I2 ये किससे रिएक्शन करेगा? हाइपो से। समझ गए कि नहीं समझ गए? हाइपो से रिएक्शन करेगा। तो ये भी देखो था क्या है, ये आयोडीमेट्री। पहले हम इससे क्या बना है? क्लोरीन बना है। क्लोरीन को I- से रिएक्शन करा के क्या बना? I2 बना। और I2 का किससे रिएक्शन करा? हाइपो से रिएक्शन करा।
समझ गया नहीं समझ गया? इस तरह से हम पता करते हैं कितना क्लोरीन हमारे पास है। तो ये स्टेटिस है, समझ गए? तो देखो क्या होगा, क्लियरली तुमको यहां से दिख रहा है कि जितना Cl2 गैस निकलेगा होगा वो उतना ही I माइनस से रिएक्शन करेगा, है भाई? जितना रहेगा उतना ही ना रिएक्शन करेगा। इक्विवेलेंट हमेशा बराबर होता है। इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 बराबर इक्विवेलेंट ऑफ I माइनस। अब जितना I माइनस उतना ही क्या बनेगा, I2। इक्विवेलेंट ऑफ I2 और बराबर इक्विवेलेंट ऑफ। तो देखो यार एक बड़ा इंपॉर्टेंट है परसेंटेज ऑफ लेवल क्लोरीन का, इसी तरह से सवाल हम कराते हैं, इसलिए इक्विवेलेंट बड़ा डायरेक्ट मेथड कहा जाता है। पहले एसिड से रिएक्शन करा के ये बनाया, फिर इससे फटाक से Cl2 बना, Cl2 I से रिएक्शन करके I2 बना दिया, I2 को हाइपो से रिएक्शन करा दिया। अब जितना हाइपो खत्म होगा उससे हमको पता चल जाएगा कितना I2 है। अब जितना I2 बना होगा पता चल जाएगा उतना I माइनस होगा। अब जितना I माइनस होगा पता चलेगा उतना क्लोरीन बन के रिएक्शन किया होगा। तो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? फिर से समझो, जितना I2 खत्म होगा उतना ही आयोडीन का इक्विवेलेंट खत्म होगा। जितना आयोडीन का इक्विवेलेंट खत्म होगा उतना ही I माइनस उतना ही खत्म हुआ होगा, और जितना I माइनस खत्म हुआ उतना ही Cl2 खत्म हुआ होगा। तो Cl2 पता चल जाएगा फटाक से, ठीक है? तो इस तरह से परसेंटेज ऑफ लेवल क्लोरीन निकालते हैं। अब एक सवाल मैं करा देता हूँ, देखो है बड़ा आसान, एकदम एक लाइन में सवाल बनता है, ठीक है? तो मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, इक्वेशन ध्यान हो ही गया तुम लोगों को। क्वेश्चन है, sample of bleaching powder is treated with acetic acid and in this solution further Ki is added। इसमें हमने क्या कर दिया, Ki एडेड कर दिया, Ki एड कर दिया, which finally neutralized by 20 ml of 0.5 molar of hyposolution find percentage available and percentage available क्लोरीन। आपको परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन बताना है, ठीक है? तो देखिए बड़ा अच्छा सवाल, एडवांस से पूछा भी नहीं सवाल, एक लाइन का है। ब्लीचिंग पाउडर का पहले हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं, नहीं एसिटिक एसिड से। तो जो ब्लीचिंग पाउडर सैंपल सॉल्यूशन कैसे इसको करेंगे, मैं पहले आपको थ्योरी करके समझा देता हूं। तो जो सैंपल हमारा है, सैंपल में अगर हम क्या डालेंगे एसिटिक एसिड, तो क्या बनाएगा Cl2 फर्दर किससे रिएक्शन करेगा, Ki सॉल्यूशन, और वो क्या बनाएगा I2, और I2 फर्दर किससे रिएक्शन करेगा, ये इसका कॉन्सेप्ट है। सैंपल में एसिटिक एसिड से Cl2 बना, जो Ki से रिएक्शन करके I2 बना, I2 फाइनल किससे रिएक्शन किया, हाइपो से। अब देखो ये जितना हाइपो होगा उतना ही क्या होगा, Cl2 होगा। इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 बराबर इक्विवेलेंट, सब बराबर है, इसका इक्विवेलेंट बराबर इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो, ये सब बराबर ठीक है? तो हाइपो का इक्विवेलेंट कितना निकाल लिया जाए, इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो कितना हो जाएगा, सबको पता है, सारे बच्चों को कैसे होगा बताइए। 20 0.5 और बट 1000
इंटू 1 बट 1000। अब कुछ लोग करेंगे बट 1000 क्यों किया भाई, वॉल्यूम एमएल में है, इसके पहले दोनों साइड में एमएल था, एमएल था, देखो हर बार एमएल था तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ एमएल का चक्कर नहीं, यहाँ इक्विवेलेंट हम निकालते, उसके पहले m1 इक्वल बराबर इंटू v2 करते थे ना, वॉल्यूम रहता था तो कट जाता था एमएल, लेकिन इस बार हमें क्या चाहिए, वेट के चक्कर में वेट निकालना पड़ता, तो ये हमारा इक्विवेलेंट निकाला। ठीक है, इसके पहले देखो हम इसके पहले यूज करते थे n1 v1, इसके पहले वाले क्वेश्चन में n1 v1 बराबर इंटू v2, तो फटफट v1 कट जाता था, एमएल दोनों कट जाता था, बट नहीं है अब तो हमें क्या चाहिए, खाली हमें इक्विवेलेंट निकालना है, तब तो पूरा लीटर में निकालेंगे ना। चलो सॉल्व कर लो तुम, ये आ जाएगा 10 की पावर -2, इक्विवेलेंट ऑफ क्या आ गया, हाइपो आ गया। अब जितना हाइपो का इक्विवेलेंट होगा उतना ही क्या होगा, Cl2 का भी होगा। अब इसको बिठा दे रहा हूं, ध्यान रखना सैंपल कितना ग्राम था क्वेश्चन में, सैंपल कितना ग्राम दिए थे, ध्यान रखना 10 ग्राम, कितना दिए थे 10 ग्राम दिए थे, 10 ग्राम। तो इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 कितना आ गया बताओ, 10 की पावर -2। अब वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 2 होगा, या क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास कितना होता 35.5, तो वेट ऑफ Cl2 कितना हो जाएगा, एक इक्विवेलेंट वेट का, या वेट ही का, वेट ऑफ Cl2 कितना हो जाएगा, वेट ऑफ Cl2 तो बता चुका हूं, 0 से -1 में जाता था, है ना, तो यहाँ देखो Cl2 के Cl में जा रहा है ना, -1 में जा रहा है ना, 0 से -1 में जा रहा, तो वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 1, और 2 क्लोरीन है तो कितना हो जाएगा 2, तो 71/2, तो 35.5 नहीं आएगा, बोला है। अरे Cl2 0 से -1 में जा रहा है, कितने का चेंज है, 1 का चेंज, बट Cl2 है ना 2 क्लोरीन है ना, तो 2 लेके वैलेंसी फैक्टर मोलर मास बटे वैलेंसी फैक्टर का तो 35.5 आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो वेट ऑफ क्लोरीन क्या होता है सब लोग जानते हैं, इक्विवेलेंट इनटू इक्विवेलेंट वेट, ये हमारा वेट ऑफ क्लोरीन आ गया, क्योंकि सब लोग जानते हैं, मैं बता चुका हूं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, वेट बटे इक्विवेलेंट वेट, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है ना, तो वेट ऑफ क्लोरीन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बटे में इक्विवेलेंट वेट। ठीक है बच्चा, चलिए अब परसेंटेज क्लोरीन क्या आ जाएगा, ये होता है वेट ऑफ क्लोरीन, यहां से आ रहा है ये 35.5 इंटू 10 की पावर -2 बटे में वेट ऑफ सैंपल इंटू है ना, वेट ऑफ सैंपल इंटू 100। बोलो सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो बटा ऐसे ऐसे कट जाएगा, सॉल्व करो बेटे आ जाएगा 3.5। समझ गए नहीं समझ, ये परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन आ गया। तो भी आर्टिमेट्री का सवाल आता है, आरटी में आया होगा इस तरह का सवाल, कैसे आता है अब एग्जाम में आप लोग कर लेंगे, मुझे लग रहा है किसी बच्चे को दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, देखिए आर्डोमेट्री क्या होता है, आइडियोमेट्री क्या होता है, मैंने आपको बता दिया बच्चे। ठीक है, मैंने आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया।